हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट ल्यूकेमिया। एक्यूट ल्यूकेमिया को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए ताकि मैं इसको इजी बना सकूं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये आपको इजी लगा कि नहीं लगा। तो हमने डब्ल्यूबीसी पैथोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम 2 लेक्चर्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में एंड सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिसऑर्डर्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में। सेकंड लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, ल्यूकोपीनिया क्या होता है, साथ ही साथ ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर में। आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्यूट ल्यूकेमिया। एक्यूट ल्यूकेमिया को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ल्यूकेमिया क्या होता है। तो चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस टॉपिक का कि ल्यूकेमिया क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं आपका जो ब्लड होता है, आपके ब्लड में क्या होती है, ब्लड सेल्स होती हैं। और ब्लड सेल्स मेनली जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। डब्ल्यूबीसी अब क्या हो सकता है इनके साथ, बुरा से बुरा, कि ये या तो एबनॉर्मली इंक्रीज कर सकती हैं या तो एबनॉर्मली इंक्रीज कर सकती हैं या एबनॉर्मली डिक्रीज कर सकती हैं। जब ये एबनॉर्मली इंक्रीज करती हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूको ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। जब आपकी डब्ल्यूबीसी एबनॉर्मली इंक्रीज करती हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। और जब ये एबनॉर्मली डिक्रीज करती हैं तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। इंक्रीज कर रही है तो ल्यूकोसाइटोसिस, डिक्रीज कर रही है तो ल्यूकोपीनिया। अब जो ल्यूकोसाइटोसिस जो होता है ये क्यों हो रहा है, क्यों डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ रहा है? तो इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये हो सकता है कि किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से, किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के रेस्पॉन्स में, रिएक्शन में डब्ल्यूबीसी जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकेमॉइड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमॉइड रिएक्शन। जब किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के रेस्पॉन्स में आपकी जो डब्ल्यूबीसी है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ जो इंक्रीज होता है वो स्मॉल इंक्रीजमेंट होता है। क्या होता है? स्मॉल इंक्रीजमेंट होता है नंबर में। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि किसी नियोप्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से, किसकी वजह से? नियोप्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है? डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहां जो इंक्रीज होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट में इंक्रीजमेंट होता है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर। बात समझ में आ रही है? तो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से इंक्रीज हो रहा है तो ल्यूकेमॉइड रिएक्शन यहां इंक्रीज कैसा होगा? स्मॉल होगा। लेकिन न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से, कैंसरस एक्टिविटी की वजह से अगर इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी हो रहा है तो इस कंडीशन को हम ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर बोलते हैं। और यहाँ जो इंक्रीज होता है वो लार्ज अमाउंट में नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है। सो नाउ यू आर क्लियर अबाउट द ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकेमॉइड रिएक्शन एंड द ल्यूकेमिया एंड द ब्लड कैंसर। क्रिस्टल क्लियर? अब हम अपने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस वाले को, ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। तो ले आते हैं ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया की अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो हम बात कर रहे हैं ल्यूकेमिया। इट इज लार्ज एबनॉर्मल इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी ड्यू टू नियोप्लास्टिक एक्टिविटी। तो नियोप्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से डब्ल्यूबीसी में एबनॉर्मली लार्ज नंबर में अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है तो इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। अब ये ल्यूकेमिया जो होते हैं ये आपके 2 तरह के हो सकते हैं, एक एक्यूट ल्यूकेमिया और एक क्रोनिक ल्यूकेमिया। एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रोनिक ल्यूकेमिया क्या डिफरेंस होता है समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन। तो अगर आपको एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रोनिक ल्यूकेमिया के बीच में डिफरेंस समझना है तो आपको डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन का प्रोसेस समझना पड़ेगा। और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोइसिस। प्लीज डोंट कंफ्यूज बिटवीन द ल्यूकोपोइसिस एंड ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस इज द abnormal increase in WBC. This is leukocytosis. And what is leukopoiesis? Leukopoiesis is the process of WBC formation. तो क्योंकि हमको एक्यूट ल्यूकेमिया वर्सेस क्रोनिक ल्यूकेमिया में डिफरेंस समझना है, इसके लिए हमको डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन का प्रोसेस डिटेल में समझना पड़ेगा जिसको ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। ओके। तो बेसिकली आपकी कोई भी ब्लड सेल्स हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे आरबीसी, चाहे प्लेटलेट, आपकी सारी ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। और आपके बोन मैरो में सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये जो सेल्स होती हैं ये सेल्स बनाती हैं हमारी सारी ब्लड सेल्स। ये जो प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं ये डिवाइड करती हैं और 2 ग्रुप बनाती हैं,
एक ग्रुप को बोलते हैं कॉमन कॉमन लिम्फॉइड, कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, और दूसरे ग्रुप को हम बोलते हैं कॉमन कॉमन माइलॉइड, कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। तो प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ने डिवाइड करके दो ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप को हमने बोला कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स और दूसरे हमने ग्रुप को बोला कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। ये वाला जो ग्रुप है कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स वाला, ये ग्रुप डिवाइड करके बनाता है लिम्फोब्लास्ट, और लिम्फोब्लास्ट डिवाइड करते हैं, बहुत सारी स्टेजेस से गुजरते हैं, फिर ये डिफरेंशिएट करते हैं, मैच्योरेट करते हैं, और फिर ये जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं इनसे बनती हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल। क्या बनती हैं? नेचुरल किलर सेल। तो जब लिम्फोसाइट्स डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करके बहुत सारी स्टेजेस से गुजरता है, तब ये बनाता है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल। ठीक है, लिम्फोसाइट्स हमारी सारी बन गई, लिम्फोसाइट्स हमारी सारी बन गई। अब बचा क्या? अभी तो बहुत कुछ बचा है। तो जितनी भी बची हुई सेल्स हैं, ऑल रेस्ट सेल्स विल बी फाउंड बाई दिस ग्रुप। जितनी भी बची हुई सेल्स हैं वो सारा कौन बनाएगा? दिस ग्रुप जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। ये जो कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स होती हैं ये डिवाइड करके दो ग्रुप बनाती हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट। ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट से ये आरबीसी बना लेगा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट प्लेटलेट्स बना लेगा, और जो तीसरा ग्रुप है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट, ये जो ग्रुप है ये ग्रुप फर्दर डिवाइड करके दो ग्रुप बनाएगा, मोनोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट। जो मोनोब्लास्ट होता है ये कई सारी स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है, डिवाइड करता है, डिफरेंशिएट करता है और मैच्योर होकर बनाता है मोनोसाइट्स। क्या बनाता है? मोनोसाइट्स। और ये जो माइलोब्लास्ट सेल्स वाला जो ग्रुप है ये अगेन डिवाइड डिफरेंशिएट करेगा और मैच्योर होकर क्या बनाएगा? एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। बात समझ आई? इस तरीके से आपकी सारी की सारी ब्लड सेल्स बन जाती हैं। यहाँ आपकी सारी आरबीसी बन गई, ये आपकी प्लेटलेट्स बन गई। बात करें डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट्स यहाँ बन गई, मोनोसाइट्स ये बन गई, और सारी की सारी ग्रैनुलोसाइट्स एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स यहाँ बन गई। इस तरीके से आपकी पूरी ब्लड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल ये था कि हमें डिफरेंशिएट करना है कि एक्यूट ल्यूकेमिया और वर्सेस क्रोनिक ल्यूकेमिया। ठीक है, उसको समझने से पहले आप ये समझिए कि इस पूरे प्रोसेस में वो सेल्स जिनके बीच में ब्लास्ट आ रहा है, क्या आ रहा है? ब्लास्ट आ रहा है, वो कैसी सेल्स होती हैं? वो होती हैं इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। और वो सेल्स जिनके एंड में साइड्स आता है, क्या आता है? साइड्स आता है, वो होती हैं मैच्योर और डिफरेंशिएटेड सेल्स। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो इस साइड वाला है लेफ्ट, अगर मैं यहां से बात करूं, ये जो लेफ्ट साइड वाला जो ग्रुप है वो कैसा होगा? इमेच्योर सेल्स का ग्रुप होगा, ठीक है, और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप होगा। और जैसे जैसे हम राइट साइड में चलते जाएंगे सेल्स उतनी ही ज्यादा डिफरेंशिएटेड और मैच्योर होती जाएंगी। यानी जितना आप लेफ्ट में जाएंगे उतना सेल, जितना आप लेफ्ट में जाएंगे उतना सेल कैसी रहेंगी? अनडिफरेंशिएटेड और इमेच्योर। ठीक है, और जितना आप राइट में जाएंगे सेल्स उतनी कैसी रहेंगी? डिफरेंशिएटेड और मैच्योर। जो अनडिफरेंशिएटेड और इमेच्योर होती हैं इनके एंड में क्या आता है? ब्लास्ट। क्या आता है? ब्लास्ट आता है, ब्लास्ट आता है, ठीक है। और जो मैच्योर्स होती हैं, मैच्योर और डिफरेंशिएटेड होती हैं, उनके एंड में क्या आता है? साइट आता है। ठीक है, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर नियोप्लास्टिक एक्टिविटी अगर अर्ली स्टेज में आ जाती है, अर्ली स्टेज मतलब इस ब्लास्ट स्टेज में ही आ जाती है, ब्लास्ट स्टेज में ही आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया। नियोप्लास्टिक एक्टिविटी अगर अकर हो जाती है अर्ली स्टेज में ही, अर्ली स्टेज मतलब ये जो इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का जो ग्रुप है, इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का जो ग्रुप है, इनमें अगर न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी इनिशिएट हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया। लेकिन अगर न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी इन मैच्योर सेल्स में जाके एस्टेब्लिश होती है तो हम इसको बोलते हैं क्रोनिक ल्यूकेमिया। तो अगर न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी यही इनिशिएट हो गई अर्ली स्टेज में तो इसको बोलते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया, और न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी मैच्योर सेल्स में जाके एस्टेब्लिश हुई तो हम इसको बोलते हैं क्रोनिक ल्यूकेमिया। डेफिनेशन क्लियर है? ल्यूकेमिया दैट अकर इन द अर्ली स्टेजेस इन द इमेच्योर एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जिनको हम ब्लास्ट सेल्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया। और वो ल्यूकेमिया जो रिलेटिवली लेटर स्टेजेस में होगा, कहां होगा? रिलेटिवली लेटर स्टेजेस में होगा, मैच्योर और डिफरेंशिएटेड सेल्स में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोनिक ल्यूकेमिया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक्यूट ल्यूकेमिया में क्या होता है?
एक्यूट ल्यूकेमिया में क्या होता है, मैलिग्नेंट क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स और ब्लास्ट सेल्स। तो बेसिकली एक्यूट ल्यूकेमिया में जो प्रोलिफरेशन होता है, जो न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी डेवलप होती है, वो ब्लास्ट सेल्स में डेवलप होती है या फिर स्टेम सेल्स में डेवलप होती है। ये जो ब्लास्ट सेल्स या स्टेम सेल्स होती हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड और इमेच्योर होती हैं। So basically what happened in the acute leukemia? In acute leukemia, there is malignant clonal proliferation of blast cell और hematopoietic stem cells। देखो, अब एक कॉमन लॉजिक की बात सोचो, अगर इन सेल्स में ये जो ब्लास्ट सेल्स हैं, इनके अंदर अगर न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी इनिशिएट हो जाती है, कैंसरस एक्टिविटी इनिशिएट हो जाती है, तो ये क्या करेंगी? ये रैपिडली प्रोलिफरेट करेंगी, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगी। क्या ये कभी मैच्योर और डिफरेंशिएट हो पाएंगी? कभी नहीं। ये सेल्स मैच्योर नहीं हो पाती हैं कभी भी। ये सेल्स कभी भी इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये जो मैच्योरेशन वाली स्टेज है, आई थिंक जो पुराना है उसको मुझे रब कर देना चाहिए, ठीक है? तो ये पुराना हम रब कर देते हैं, एक मिनट। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए जो न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी है, अगर वो इन ब्लास्ट सेल्स में इनिशिएट हो जाती है, तो क्या ये सेल्स कभी इस मैच्योर स्टेज पे पहुंच पाएंगी? नहीं पहुंच पाएंगी। ये सेल्स यहीं पे क्या करती रहेंगी? इसी स्टेज पे डिवाइड करती रहेंगी, प्रोलिफरेशन करती रहेंगी। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जो ब्लास्ट सेल्स जो होती हैं, उनका जो काउंट होता है वो इंक्रीज होता रहता है, और ये जो मैच्योर सेल्स था, उनका जो काउंट था वो डिक्रीज होता रहता है। किसमें? एक्यूट ल्यूकेमिया में। एक्यूट ल्यूकेमिया में जो ब्लास्ट सेल्स थी, उनका काउंट इंक्रीज होता रहता है, और जो मैच्योर सेल्स थी, उनका काउंट डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि इन सेल्स में क्या हो गया है? न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी इनिशिएट हो गई है। अब ये सेल्स रैपिडली प्रोलिफरेशन कर रही हैं, ये कभी भी मैच्योरेशन स्टेज पर पहुंच ही नहीं पा रही। इसीलिए जब आप बोन मैरो देखोगे तो वहां ब्लास्ट सेल का काउंट एबनॉर्मली इंक्रीज मिलेगा। देयर इज ग्रेटर देन 20% ऑफ द ब्लास्ट सेल्स, एज दिस सेल नेवर रीच टू द स्टेज ऑफ द मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन। अब ये जो ब्लास्ट सेल्स जो बोन मैरो में रैपिडली ग्रो कर रही हैं, ये बोन मैरो को छोड़ छोड़ के बाहर भी निकलेंगी। ये बोन मैरो को छोड़ छोड़ के कहां निकलेंगी? आपके पेरिफेरल ब्लड में निकलेंगी। लेकिन अगर आपको ऐसी स्टेज देखने को मिल रही है, कि जिसमें ब्लास्ट सेल्स सिर्फ बोन मैरो में है, पेरिफेरल ब्लड में नहीं आ रही हैं, तो इस ल्यूकेमिया को एक और स्पेशल नाम दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं ए ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ए ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। ये स्पेशल कंडीशन है। नॉर्मली क्या होता है? ब्लास्ट सेल्स रैपिडली बनेंगी, बोन मैरो में भी रहेंगी, बोन मैरो से निकल के पेरिफेरल ब्लड में भी आएंगी। लेकिन अगर पेरिफेरल ब्लड में नहीं आती हैं, तो दिस स्पेशल कंडीशन इज नोन एज ए ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। अब ये जो एक्यूट ल्यूकेमिया होता है, ये सडन ऑनसेट होता है और रैपिड प्रोग्रेशन होता है। क्या होता है? रैपिड प्रोग्रेशन होता है। इस बात को ध्यान से समझिए। ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स कैसी हैं? इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड, जिनको हम ब्लास्ट सेल बोलते हैं। इनके पास क्या होता है? हाई प्रोलिफरेशन कैपेसिटी होती है। इनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जब सेल आगे बढ़ती चली जाती है और मैच्योर स्टेज में पहुंच जाती है, तो जब सेल मैच्योर हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, तो इसके अंदर जो प्रोलिफरेशन की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। यानी कि जो ब्लास्ट सेल्स होती हैं, इनके अंदर प्रोलिफरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और जो मैच्योर साइड सेल होती हैं, इनके पास प्रोलिफरेशन कैपेसिटी कम होती है। तो इसीलिए जो एक्यूट ल्यूकेमिया होता है, ये कैसा होता है? रैपिड प्रोग्रेशन होता है, क्योंकि ये जिन सेल्स में सेट होता है, जिन सेल्स में ये अकर होता है, उन सेल्स के अंदर प्रोलिफरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इसका जो ऑनसेट होता है वो सडन होता है, और प्रोग्रेशन क्या होता है? बहुत ही रैपिड होता है। वहीं क्रोनिक ल्यूकेमिया की जब आप बात करोगे, तो वो मैच्योर और डिफरेंशिएटेड सेल्स में होता है, जिनके अंदर प्रोलिफरेशन कैपेसिटी कम होती है। इसलिए क्रोनिक ल्यूकेमिया जो होता है, उसका प्रोग्रेशन स्लो होता है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रोनिक ल्यूकेमिया में कौन सा ज्यादा खतरनाक है, तो आप कहोगे एक्यूट ल्यूकेमिया ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे रैपिड प्रोग्रेशन होता है। बात समझ में आ गई आपको? तो अब तक हमने ये जाना कि जब WBC का फॉर्मेशन होता है, तो हमारे पास दो तरह की सेल्स मेनली होती हैं। एक वो जो कि इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्ट सेल्स। अगर इनके अंदर न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी एस्टेब्लिश होती है, तो हम बोलते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया हुआ है। ये जो सेल्स होती हैं, ब्लास्ट सेल्स, इनके पास हाई प्रोलिफरेशन कैपेसिटी होती है, यानी ये बहुत रैपिडली डिवाइड करती हैं, और क्योंकि ये इमेच्योर इन नेचर की होती हैं, तो लेस फंक्शनल होती हैं,
काम कुछ करती नहीं है, डिवाइड करती रहती है, जिसकी वजह से एक लार्ज नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस हो जाती है बोन मैरो के अंदर। तो अब ये जो लार्ज नंबर ऑफ सेल है ये क्या करेंगी, उतना ही ज्यादा फूड वगैरह कंज्यूम करेंगी और अदर सेल्स को न्यूट्रिशन से कंप्रोमाइज कर देंगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो एक्यूट ल्यूकेमिया है ये क्या होता है, मोर हार्मफुल होता है। वहीं इस फॉर्मेशन में, डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में जो आप दूसरी तरह की जो सेल्स देख रहे हो वो क्या है, साइट्स, यानी कि वो मैच्योर और डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। अगर इन सेल्स के अंदर न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी स्टेब्लिश होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक ल्यूकेमिया। और ये सेल्स जो होती हैं, क्रोनिक ल्यूकेमिया वाली जो सेल्स होती हैं, इनकी प्रोलिफरेशन कैपेसिटी ब्लास्ट सेल्स के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है। रिलेटिवली कम प्रोलिफरेशन कैपेसिटी होती है, कम स्पीड से डिवाइड करती हैं, और क्योंकि ये मैच्योर इन नेचर की होती हैं तो ये फंक्शनल होती हैं, यानी कुछ काम भी करती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये लेस डेंजरस होंगी क्योंकि ये कुछ काम करके दे रही हैं और डिवाइड भी बहुत स्लोली कर रही हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या समझा कि ल्यूकेमिया दो तरह का होता है, एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रोनिक ल्यूकेमिया। अब हमको समझना है कि जो एक्यूट ल्यूकेमिया है ये कितने तरह का होता है। तो एक्यूट ल्यूकेमिया होता है दो तरह का, ALL और AML, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। इसको समझिए ऐसा क्यों है। हमने आपको बताया था कि आपका जो बोन मैरो है उसमें दो तरह, आपका जो बोन मैरो है उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो होती हैं प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जो कि क्या करती हैं, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये डिवाइड होकर दो ग्रुप बनाती हैं, कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स और कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। हमने बताया था कि कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स क्या बनाएंगी, लिम्फोब्लास्ट बनाएंगी, और कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स क्या बनाएंगी, माइलोब्लास्ट बनाएंगी। अगर इस वाले ग्रुप में, लिम्फोब्लास्ट वाले ग्रुप में, यहां इस ग्रुप में अगर न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी सेटअप होती है, मेलिग्नेंसी अकर होती है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ALL। क्या बोलते हैं, ALL। और इस माइलोब्लास्ट वाले ग्रुप में अगर मेलिग्नेंसी स्टेब्लिश होती है या न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी स्टेब्लिश होती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं AML। समझ में आ गया। तो दिस इज एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एंड दिस इज एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। ओके, तो चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। So what is type of acute leukemia? It is of two type, acute lymphoblastic leukemia जिसको हम शॉर्ट में ALL बोलते हैं, और acute myeloid leukemia जिसको हम AML बोलते हैं। हमने आपको बताया कि लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की ओरिजिन कहाँ से होगी, लिम्फोब्लास्ट सेल्स में, और माइलॉइड ल्यूकेमिया की ओरिजिन कहाँ से होगी, माइलोब्लास्ट सेल्स से। क्या अंतर होता है लिम्फोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट सेल्स में, पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम बता चुके हैं, बट एक बार और देख लेते हैं। जो लिम्फोब्लास्ट सेल्स होती हैं इनका जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू माइलोब्लास्ट। साइटोप्लाज्म की बात करें तो लिम्फोब्लास्ट में स्केंटी होता है और माइलोब्लास्ट में मॉडरेट अमाउंट में होता है। और रॉड सेल्स की बात करें तो लिम्फोब्लास्ट में नहीं होती हैं जबकि माइलोब्लास्ट में होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं दीज आर द और रॉड सेल्स। ठीक है, ये एजरोफिलिक ग्रेन्यूल्स से मिलकर बनी होती हैं, लाइसोसोम का पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा बात करें न्यूक्लियर क्रोमेटिन की, तो आप अगर इस डायग्राम में देख रहे हैं तो ये कैसा है, इरेगुलरली डिस्पर्स्ड है। क्या है, इरेगुलरली फैला हुआ है। लेकिन अगर आप माइलोब्लास्ट के अंदर बात करें तो इसका जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो कैसा है, रेगुलरली फैला हुआ है। ठीक है, और रेगुलरली प्रेजेंट है। वहीं न्यूक्लियोलाई की बात करें तो यहाँ पे इनडिस्टिंक्ट होता है, आप क्लियरली उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि वो कहाँ पे अवेलेबल है। बट अगर आप बात करें माइलोब्लास्ट के केस में तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है 1 to 4, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आप अगर इस डायग्राम में देख पा रहे हो तो ये आपको क्या है, न्यूक्लियोलाई है जो कि प्रोमिनेंट है, आप क्लियरली विजिबल है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया दो तरह के, एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रोनिक ल्यूकेमिया। एक्यूट ल्यूकेमिया दो तरह के, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। अब हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। अच्छा, ये मोस्ट कॉमनली आपको कहां देखने को मिलेगा, चिल्ड्रंस में। बच्चों के अंदर होने वाला जो ल्यूकेमिया है, मोस्ट कॉमनली बच्चों के अंदर कौन सा ल्यूकेमिया होता है, ALL। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। बच्चों के अंदर होने वाला मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया क्या है, ALL। ठीक है, अच्छा, और अगर बात करें बच्चों में भी, उन बच्चों के अंदर जो डाउन सिंड्रोम से क्या है, अफेक्टेड है। सो दो चिल्ड्रन विच आर एसोसिएटेड विद द डाउन सिंड्रोम, उनके अंदर मोस्ट कॉमनली आपको कौन सा ल्यूकेमिया देखने को मिलेगा, ALL, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ऑरिजिन हम आपको बता चुके हैं कहां से होती है, लिम्फोब्लास्ट सेल से होती है। अब हमने आपको बताया था क्योंकि ये जो लिम्फोब्लास्ट सेल्स होती है, इमेच्योर सेल्स होती है, ये डिवाइड करती रहती हैं, कभी मैच्योर नहीं होती। ठीक है, इसलिए जो आपका बोन मैरो है वो लिम्फोब्लास्ट सेल से भर जाएगा क्योंकि ये बहुत रैपिडली डिवाइड करती हैं। तो पूरे बोन मैरो में आपको क्या देखने को मिलेगा, लिम्फोब्लास्ट ही देखने को मिलेंगी। ये ग्रेटर देन 20% होती है इन बोन मैरो एंड पेरिफेरल ब्लड, यानी बोन मैरो में इकट्ठा होती रहती है और फिर ये धीरे धीरे करके जो आपका पेरिफेरल ब्लड है उसमें भी आती रहती है। ठीक है, अब जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, अगर आप इसका कंपोजिशन देखें तो इसके कंपोजिशन में आपको क्या मिलेगा, इमेच्योर सेल्स मिलेंगी, ब्लास्ट सेल्स मिलेंगी, उनको क्या बोलते हैं, लिम्फोब्लास्ट बोलते हैं। ये लिम्फोब्लास्ट सेल होती क्या है, तो ये होती है प्रीकर्सर सेल्स। इसकी प्रीकर्सर सेल, बी लिम्फोसाइट की और टी लिम्फोसाइट की
प्रीकर्सर सेल्स होती हैं। ये आप जानते भी हैं, अगर आपने पुराना वाला डायग्राम अच्छे से देखा है। तो ये जो लिम्फोब्लास्ट सेल्स हैं, ये आगे चल के क्या बना रही हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बना रही हैं। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की प्रीकर्सर ही तो है लिम्फोब्लास्ट सेल्स। तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, इमेच्योर सेल्स देखने को मिलेंगे, जिनको हम लिम्फोब्लास्ट बोलते हैं। और ये लिम्फोब्लास्ट क्या होती हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट की क्या होती हैं, प्रीकर्सर होती हैं। ठीक है, लिम्फोब्लास्ट सेल के बारे में अभी हमने ऊपर बात कर ली है। लिम्फोब्लास्ट सेल्स के बारे में हमने अभी ऊपर यहाँ बात कर ली है, कैसी होती हैं, स्मॉल सेल्स होती हैं, स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता है, और रॉड सेल्स एब्सेंट होती हैं, न्यूक्लियर क्रोमेटिन इरेगुलर होता है, और न्यूक्लियाई कैसा होता है, इनडिस्टिंक्ट होता है। इन दोनों सेल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए अगर आप माइक्रोस्कोपी में अगर आप इनको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हम एक स्टेन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पास स्टेन। कौन सा, पास स्टेन। पास स्टेन जो होता है वो इन लिम्फोब्लास्ट सेल को क्या कर देता है, स्टेन कर देता है। तो आप क्लियरली फाउंड आउट कर सकते हो कि लिम्फोब्लास्ट सेल्स कहाँ हैं। तो यही बात हमको आगे बतानी है कि हम क्या यूज करते हैं, पास स्टेन यूज करते हैं किसके लिए, लिम्फोब्लास्ट को माइलोब्लास्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए एक स्टेन यूज होता है, उसको हम बोलते हैं पास स्टेन, पेरियोडिक एसिड स्किप्स स्टेन। ये क्या करता है, ये लिम्फोब्लास्ट को स्टेन करता है और हमें माइक्रोस्कोप के अंदर लिम्फोब्लास्ट सेल्स क्लियरली विजिबल हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि ल्यूकेमिया दो तरह का है, एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रोनिक ल्यूकेमिया। एक्यूट ल्यूकेमिया फिर हमने दो तरह का समझा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। इसको हमको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना था। हमने एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया को डिटेल में स्टार्ट किया। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसके दो क्लासिफिकेशन है, एक है फैब क्लासिफिकेशन, फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, और एक है WHO का क्लासिफिकेशन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहले हम इसका देखेंगे फैब क्लासिफिकेशन, यानी कि फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन। ठीक है, फैब क्लासिफिकेशन के हिसाब से ALL जो होता है ये हमारा तीन तरह का होता है। कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है, ALL1, ALL1, ALL2 और ALL3। ठीक है, तो फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारा ALL तीन तरह का होता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो जो हमारा ALL होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है BALL और एक TALL। ठीक है, बी लिम्फोब्लास्ट में अगर हुआ है तो BALL और टी लिम्फोब्लास्ट में हुआ है तो TALL। ठीक है, तो पहले हम फैब क्लासिफिकेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन वी विल कम ऑन द WHO क्लासिफिकेशन। चलिए फैब क्लासिफिकेशन समझते हैं। तो फैब क्लासिफिकेशन में हमारा तीन तरह का है, थ्री टाइप्स का है। ठीक है, एक है ALL1। अब ये क्या होता है, इसमें जो लिम्फोब्लास्ट होती हैं जिनके अंदर न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी आ गई है, वो जो सारी सेल्स होती हैं, ऑल सेल्स आर होमोजीनियस इन नेचर। सो यू कैन अप्रिशिएट इन दिस डायग्राम दैट ऑल लिम्फोब्लास्ट आर होमोजीनियस इन नेचर, हैविंग सिमिलर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ALL एंड इट हैव बेस्ट प्रोग्नोसिस। ओके, सेकंड टाइप इज ALL2। इसमें क्या होता है, ALL2 में जो आपकी लिम्फोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो हेटेरोजेनस नेचर की होती हैं, यानी आप मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो कोई बड़ा है कोई छोटा है, डिफरेंट डिफरेंट मॉर्फोलॉजी की सेल्स प्रेजेंट है। दिस इज सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ALL। ओके, नाउ ALL3। इसमें क्या होता है कि जो लिम्फोब्लास्ट होती हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो आपकी लिम्फोब्लास्ट सेल्स हैं उनके अंदर आपको वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे, और वैक्यूल्स को आप एज अ व्हाइट होल्स इसमें क्या कर सकते हैं, एप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, तो ये जो व्हाइट व्हाइट ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, बेसिकली वैक्यूलेशन है। और ये जो वैक्यूल्स होते हैं इनके अंदर फैट प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ऑयल रेड ओ फैट। ठीक है, तो ऑयल रेड ओ फैट होता है। क्यों बोलते हैं इसको ऑयल रेड ओ फैट, क्योंकि ये जिस स्टेन से स्टेन होता है, इस फैट को अप्रिशिएट करने के लिए जो हम स्टेन यूज करते हैं वो स्टेन होता है ऑयल रेड ओ स्टेन। ठीक है, जो इस फैट को क्या करता है, अप्रिशिएट करता है, हमको विजुअल कराता है। ठीक है, ओके, ये जो ALL3 है ये सबसे लीस्ट कॉमन टाइप है, लेकिन इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो क्या होती है, वर्स्ट होती है। एक लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से जो ALL3 होता है ये बर्किट लिम्फोमा से सिमिलर होता है। बर्किट लिम्फोमा क्या होता है, लिम्फोमा क्या होता है, इसके लिए हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, बहुत डिटेल में वहां समझाएंगे। यहाँ आपको ये समझना है कि जो ALL3 है वो बर्किट लिम्फोमा से सिमिलर होता है, क्योंकि जिस तरह की सेल्स बर्किट लिम्फोमा में पाई जाती हैं उसी तरह की सेल्स यहाँ ALL3 में पाई जाती हैं। वो किस तरह की सेल्स हैं, तो वो सेल्स हैं इस तरह की, हैंड मिरर शेप सेल, जो हाथ वाला शीशा होता है, मिरर होता है, उसके तरह की सेल्स ALL3 में भी पाई जाती हैं। अगर आप यहाँ ये अप्रिशिएट कर सकते हो तो ये जो है इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे भी और बर्किट लिम्फोमा में भी। ये सिमिलरिटी होने की वजह से हम कहते हैं कि ALL3 जो होता है इट इज सिमिलर टू बर्किट लिम्फोमा। तो ये तो था फैब क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं WHO क्लासिफिकेशन की तरफ। तो अगर हम WHO क्लासिफिकेशन की बात करें तो वहां पे जो हमारा ALL था वो दो तरह का था, BALL और TALL। बी से एक निमोनिक याद रखो, बी फॉर बच्चा। BALL किस में पाया जाएगा, ज्यादातर बच्चों में पाया जाएगा, और टी फॉर होता है टीनेजर्स। तो TALL कहां पाया जाएगा, टीनेजर्स में पाया जाएगा, एडल्ट में पाया जाएगा। आपको याद रखना है कि मैंने आपको बताया था कि अगर चिल्ड्रंस है तो चिल्ड्रंस में होने वाला मोस्ट कॉमन जो ल्यूकेमिया है वो है ALL,
और ALL में भी अगर आपसे पूछे कि कौन सा ज्यादा मोस्ट कॉमन है, BALL या फिर TALL, तो आप कहेंगे BALL इज मोर कॉमन 85%. So BALL is the most common leukemia that occur in the children. Okay. एपिडेमियोलॉजी की बात करें, एपिडेमियोलॉजी हम बता चुके हैं, मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ चिल्ड्रन यूजुअली जिनकी एज लेस देन 15 ईयर है, मेल में ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल. ठीक है. ALL इज मोर फाउंड इन द मेल एज कम्पेयर टू फीमेल. पीक इंसिडेंस की बात करें कि जो BALL होगा वो लेस देन 3 ईयर ऑफ एज के जो बच्चे होंगे उनमें पाया जाएगा, और TAL हमने बताया था T फॉर टीनेजर, तो ये एडोलसेंस में पाया जाएगा. क्लियर है यहां तक? ठीक है. अब पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस हमने बताई थी किसकी वजह से होता है, हमने बताया था नियोप्लास्टिक एक्टिविटी एस्टेब्लिश हो जाती है, मैलिग्नेंसी एस्टेब्लिश हो जाती है. अब ये मैलिग्नेंसी और नियोप्लास्टिक एक्टिविटी क्यों एस्टेब्लिश होती है? ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन. बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी जो लिम्फोब्लास्ट सेल्स थी, क्या थी, लिम्फोब्लास्ट सेल्स जो थी, ये क्या करती हैं, नॉर्मल डेवलपमेंट करती हैं. नॉर्मल क्या करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं. तो इनसे जो सेल्स बनती हैं वो भी नॉर्मल सेल्स बनती हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है. लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, तो इनका प्रॉपर डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन और प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं होगा. मैच्योरेशन नहीं होगा, ना तो प्रॉपर डिफरेंशिएशन होगा ना प्रॉपर मैच्योरेशन होगा ड्यू टू दिस म्यूटेशन. इसलिए जो सेल्स बनेंगी वो मैलिग्नेंट सेल्स बनेंगी या न्यूप्लास्टिक सेल्स बनेंगी, जो क्या करेंगी, कॉज करेंगी ALL. तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है B और T लिम्फोसाइट का, वो क्या हो जाता है, हाल्ट हो जाता है, रुक जाता है. मैच्योरेशन अरेस्ट हो जाता है. सेल्स मैच्योरिटी की तरफ नहीं जाती है, प्रोलिफरेशन की तरफ जाती है, यानी वो आगे नहीं बढ़ रही हैं. जिस स्टेज पे है उसी स्टेज पे डिवीजन करना स्टार्ट कर देती हैं. तो सेल्स फेल टू डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, दे इंक्रीज प्रोलिफरेशन, सेल्फ रिन्यूअल. जो सेल्स होती हैं वो स्टेम सेल्स की तरह बिहेव करती हैं और कीप ऑन डिवाइडिंग. ओके. तो जिसकी वजह से क्या होता है, दे बिहेव लाइक द इमोर्टल सेल्स, दे बिहेव लाइक द इमोर्टल सेल्स एंड दे कीप ऑन डिवाइडिंग कंटिन्यूअसली. इसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल हेमेटोपोइसिस हो रही थी वो भी हॉल्ट हो जाती है. जो आरबीसी और मेगा कैरियोसाइट्स प्लेटलेट्स बन रही थी उनका बनना भी इसकी वजह से क्या जाता है, मुसीबत में आ जाता है, क्योंकि दे ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ द बोन मैरो एंड डोंट लीव स्पेस फॉर द नॉर्मल हेमेटोपोइसिस. क्लियर है? अब म्यूटेशन हो रहा है तो म्यूटेशन कहां हुआ होगा, जीन में हुआ होगा. तो कौन से जीन्स हैं जिनके अंदर म्यूटेशन होता है, तो अगर हम BALL की बात करें, दैट इज मोस्ट कॉमन एज कंपेयर टू TALL. तो BALL में जो जीन म्यूटेशन होता है वो होता है E2A जीन, EBF जीन एंड PAX5 जीन. इसमें PAX5 जीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. BALL में सबसे इंपॉर्टेंट जीन कौन सा होता है, PAX5 जीन. इट इज अ क्रूशियल जीन फॉर द B सेल डेवलपमेंट. इस जीन में म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, B सेल्स का मैच्योरेशन नहीं होगा, और मैच्योरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, लिम्फोब्लास्ट मैच्योर नहीं करेंगी. ठीक है. और कंटिन्यूअसली डिवाइड कर देंगी और क्या बनाएंगी, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी कि BALL कॉज करेंगी. अगर TALL की बात करें तो यहाँ पे जो म्यूटेशन हमको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है वो है नॉच म्यूटेशन. अब TALL में क्या होता है कि जो T लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो इमेच्योर T लिम्फोब्लास्ट होती हैं, इमेच्योर T लिम्फोब्लास्ट जो होती हैं, ये टिश्यूज में एंटर कर जाती हैं. दे कॉजेस टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन, यानी बोन मैरो में लिम्फोब्लास्ट बन रही है बहुत सारी, प्रोलिफरेशन हो रहा है, यहां से निकल निकल के वो कहां जाएंगी, पेरिफेरल ब्लड में जाएंगी, और पेरिफेरल ब्लड से वो कहां चली जाती है, टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं. सो दे कॉज इन्फिल्ट्रेशन इन द CNS मेडिस्टेनम इन द टेस्टिस. ओके. अब एक बात आती है कि ये जो म्यूटेशन है, आर दीज म्यूटेशन आर द इनफ फॉर द ल्यूकेमिया? क्या सिर्फ इतने म्यूटेशन की वजह से ल्यूकेमिया हो जाता है? नो. किसी सिंगल म्यूटेशन की वजह से ल्यूकेमिया नहीं होता. जो आपको अभी ऊपर म्यूटेशन बताए गए हैं वो इनिशिएटर है. क्या है, इनिशिएटर है, वो स्टार्ट कर देते हैं. इसके अलावा और भी म्यूटेशंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं ड्राइवर म्यूटेशन. क्या बोलते हैं, ड्राइवर म्यूटेशन. जैसे एक होता है BCR-ABL1 फ्यूजन, अभी इसके बारे में बात करेंगे. रास पाथवे म्यूटेशन. तो जो अभी ऊपर म्यूटेशन बताए थे, इनके अलावा भी कुछ और ड्राइवर म्यूटेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, उन सेल्स को पुश करते हैं फॉर द ल्यूकेमोजेनेसिस, यानी ल्यूकेमिया की तरफ पुश करते हैं. जो ऊपर हमने पढ़े हैं वो इनिशिएटर है. वो इनिशिएटर के बाद फिर स्टार्ट होंगे ड्राइवर म्यूटेशन, जो क्या करेंगे और प्रमोट करेंगे ल्यूकेमिया की तरफ. क्लियर है यहां तक बात? अच्छा. व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन द ALL? क्या ALL में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है? हाँ होती है, बहुत ज्यादा होती है. 90% ऑफ ALL केसेस में हमको क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है. यानी जीन म्यूटेशन के अलावा हमको क्रोमोसोम के नंबर में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं. उसमें क्या देखने को मिलता है, या तो हाइपरडिप्लॉइडी देखने को मिल सकता है या फिर हाइपोडिप्लॉइडी देखने को मिल सकता है. यानी क्रोमोसोम नंबर ग्रेटर देन 46 हो सकते हैं. नॉर्मली क्या होते हैं क्रोमोसोम, नॉर्मली कितने होते हैं, 46. तो 46 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं. जो ज्यादा वाला केस है वो मोर कॉमन है, जो कम वाला केस है वो लेस कॉमन है. ये जो हाइपर डिप्लॉइडी वाला जो केस है, इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है,
और हाइपरडिप्लॉइडी वाले केस की प्रोग्नोसिस बेकार होती है। हाइपरडिप्लॉइडी वाले केस में क्या होता है, ट्राइसोमी होती है क्रोमोसोम नंबर 4, 7 और 10 की, यानी क्रोमोसोम नंबर 4, 7 और 10 इनकी क्या होती है, ट्राइसोमी होती है। साथ ही साथ क्या होता है इसमें, हाइपरडिप्लॉइडी वाले केस में ट्रांसलोकेशन होता है जीन्स का क्रोमोसोम नंबर 12 और 21 के बीच में, क्या होता है अभी डिटेल में समझाएंगे। जबकि हम हाइपरडिप्लॉइडी वाले केस में बात करें तो इसमें ट्रांसलोकेशन होता है क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 में, इसमें होता है BCR ABL1 फ्यूजन, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ देखने को मिलता है MLL1 जीन म्यूटेशन। ठीक है, अभी T1221 म्यूटेशन क्या है और ये 922 म्यूटेशन क्या है, इसको हम समझते हैं। तो T1221 से आप क्या समझते हैं, इसका ये मतलब है जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्रोमोसोम नंबर 12 है, क्या है क्रोमोसोम नंबर 12 है, ये आपका क्रोमोसोम नंबर क्या है 21। अब इसके पास कोई एक जीन है, ठीक है, अब जो 12 के पास जो जीन है वो है मान लीजिए ETV6, और जो 21 के पास जो जीन है वो है आपका RUNX1। ठीक है, अब इनके पास जीन है, अब ये वाला जो जीन है इसका काम है नॉर्मल हेमेटोपोइसिस कराना, नॉर्मल हेमेटोपोइसिस कराना, जब ये अकेले होता है, जब ये अकेले होता है। अब हमको क्या देखने को मिलता है, ड्यू टू म्यूटेशन इन दोनों जीन्स के बीच में क्या होती है, कुछ जेनेटिक एक्सचेंजिंग होती है, यानी इसका कुछ पार्ट उठ के इसके पास चला जाता है और इसका कुछ पार्ट उठ के इसके पास चला जाता है, एंड देयर इज सम एक्सचेंजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 12 एंड 21, बिटवीन 12 एंड 21। ठीक है, जिसकी वजह से अब ये ऐसे दिखने लगेंगे क्योंकि क्या हुआ, देयर इज सम एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो RUNX1 नहीं रहा, इसमें सम पार्ट ऑफ किसका आ गया, ETV6 का आ गया। तो जैसे ये पहले नॉर्मल अपना हेमेटोपोइसिस कर पा रहा था वैसे नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी नहीं रही। तो अब ये प्रॉपर क्या कर पाएगा, बी सेल एंड टी सेल का प्रॉपरली मैच्योरेशन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपरली मैच्योरेशन नहीं होगा, प्रॉपरली डिफरेंशिएशन नहीं होगा, लिम्फोब्लास्ट जो होंगी वो डिवाइड करती रहेंगी और क्या हो जाएगा, ALL हो जाएगा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया हो जाएगा, BALL हो जाएगा। बी सेल्स प्रॉपर्ली मैच्योर और डिफरेंशिएट नहीं करेंगी। तो वही हम बता रहे थे इसमें कि एक पीस ऑफ क्रोमोसोम एक्सचेंज बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 12 एंड 21, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक फ्यूजन जीन क्रिएट होता है, और जो फ्यूजन जीन होता है वो होता है ETV6 एंड RUNX। तो नया ये फ्यूजन जीन क्रिएट हो गया जो कि क्या होता है, एक तरह का डोमिनेंट नेगेटिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। अब ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा किसको, नॉर्मल बी सेल डिफरेंशिएशन को, जिसकी वजह से क्या होगा, BALL होगा। तो जो पहले नॉर्मल हेमेटोपोइसिस हो रही थी, पहले नॉर्मल बी सेल्स बन रही थी, वैसे अब नहीं बनेगी। सेम केस, सिमिलर केस होता है बिटवीन द क्रोमोसोम नंबर 9 एंड 21। तो क्रोमोसोम नंबर 9 और 22, बिटवीन 9 एंड 22 क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर और 9 और 22 के बीच में क्या होता है, जेनेटिक एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक रिजल्टिंग फ्यूजन जीन क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं BCR ABL फ्यूजन जीन। अब ये जो BCR ABL फ्यूजन जीन है ये क्या करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं टायरोसिन काइनेज, और ये इस टायरोसिन काइनेज को कंटिन्यूअसली रिलीज करता है। वैसे तो क्या होता है, इस टायरोसिन काइनेज का ऑन ऑफ मैकेनिज्म होता है, ऑन ऑफ क्या होता है, ऑन ऑफ मैकेनिज्म होता है, ठीक है, लेकिन ड्यू टू दिस BCR ABL फ्यूजन जो हुआ है, यानी क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 के बीच में क्या हुआ है, कुछ एक्सचेंजिंग हुई है जेनेटिक मटेरियल की वजह से, जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंजिंग हुई है, जिसकी वजह से ये फ्यूजन जीन क्रिएट हुआ है। ये फ्यूजन जीन की वजह से एक एंजाइम रिलीज हो रहा है टायरोसिन काइनेज, और ये परमानेंट ऑन है, क्या है, परमानेंट ऑन है, इसको सिग्नल की जरूरत ही नहीं है, सिग्नल आ रहा है तब भी ऑन है, नहीं आ रहा है तब भी ऑन है, जिसकी वजह से ये टायरोसिन काइनेज जो है एंजाइम बनाता रहता है। जितना ज्यादा टायरोसिन काइनेज एंजाइम बनेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होगा, एपोप्टोसिस डिक्रीज हो जाएगी। एपोप्टोसिस डिक्रीज हो जाएगी मतलब जो बेकार सेल बनती है हमारी बॉडी में उसको हमारी बॉडी मार देती है, खुद ही मार देती है, वो चीज कम हो जाएगी। तो अब बेकार वाली जो सेल्स हैं वो ग्रो करती रहेंगी और डेवलप करती रहेंगी। इससे क्या होगा, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा किसको, ALL को। बात समझ में आ गई। अच्छा, इस केस में क्या होता है, क्योंकि 9 और 22 क्रोमोसोम के बीच में क्या हो रही है, एक्सचेंजिंग हो रही है, इसकी वजह से जो क्रोमोसोम नंबर 22 होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, उससे ज्यादा पार्ट उठ के कहां चला जाता है, क्रोमोसोम 9 की तरफ चला जाता है। तो इसलिए क्रोमोसोम नंबर 22 को हम बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। एक बात और आपको याद रखनी है कि जो BCR ABL फ्यूजन हुआ है, ये जो फ्यूजन हुआ है जीन का, ये कितना फ्यूजन हुआ है, कितना अमाउंट में फ्यूजन हुआ है, इस बात पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि इस फ्यूजन के हिसाब से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, BCR ABL फ्यूजन प्रोटीन, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटीज, यानी ये जो प्रोटीन बनेगी इससे कौन रिलेटेड है, टायरोसिन काइनेज प्रोटीन जो है, एंजाइम जो है
वो इस पे डिपेंडेंट है। लेसर द वेट ऑफ बीसीआर एबीएल फ्यूजन प्रोटीन, मोर इज द टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। ठीक है, जितना इसका कम वेट होगा बीसीआर एबीएल फ्यूजन, इस जीन का, जो जीन का फ्यूजन हुआ है वो जितना कम होगा उतनी ही टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी ज्यादा होगी। बीसीआर एबीएल फ्यूजन जो होता है बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 9 एंड 22, ये हमें एएलएल में भी देखने को मिलता है, सीएमएल में भी देखने को मिलता है, सीएनएल में भी देखने को मिलता है। लेकिन सबसे कम अमाउंट में जो देखने को मिलता है वो होता है एएलएल में। और जितना अमाउंट कम होगा उतनी ही टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। सिंपल बात अगर मैं आपको समझाऊं तो ये क्रोमोसोम नंबर 9 है और मान लो कि ये क्रोमोसोम नंबर क्या है 22, 9 22, इनके बीच में क्या हुई एक्सचेंजिंग, क्या हुई एक्सचेंजिंग, उससे बना क्या आपका एक जीन जिसका नाम था बीसीआर एबीएल फ्यूजन जीन। ठीक है, इसका अब जो साइज जितना कम होगा उतना ही टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी ज्यादा होगी। ये साइज सबसे कम किसमें होता है, एएलएल में, इसलिए टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी क्या होती है सबसे ज्यादा, इसलिए वर्स्ट प्रोग्नोसिस भी इसी की होती है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस भी इसी की होती है। आगे बात समझ, चलिए आगे चलते हैं, मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में अगर आप पेरिफेरल स्मेयर देखोगे एएलएल का तो वहां आपको क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि अदर सेल्स बन नहीं पा रही हैं, क्योंकि लिम्फोब्लास्ट ने सारा एरिया कवर कर रखा है। ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगी, बहुत सारी ब्लास्ट सेल्स देखने को मिलेंगी, न्यूट्रोपिनिया देखने को मिलेगा और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, यानी अदर सेल्स नहीं बन पा रही है। अब लिम्फोब्लास्ट ही लिम्फोब्लास्ट आपको देखने को मिलेंगी जो अदर हेमेटोपोइसिस जो हो रही थी उसको सप्रेस कर देंगी, यानी कि लिम्फोब्लास्ट ज्यादा है और बाकी सारी सेल्स क्या है, कम है, बाकी सबका पीनिया है, न्यूट्रोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एनीमिया, इरेथ्रोपिनिया, ठीक है, सब सेल्स कम है, सिर्फ कौन देखने को मिलेगा, लिम्फोब्लास्ट, वही देखने को मिलेगी। बोन मैरो जब आप देखोगे तो उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेंगी, लिम्फोब्लास्ट लिम्फोब्लास्ट देखने को मिलेंगी, हाइपर सेलुलर बोन मैरो देखने को मिलेगा, ग्रेटर देन 20% क्या देखने को मिलेंगी, लिम्फोब्लास्ट देखने को मिलेंगी। जब आप हिस्टोपैथोलॉजी देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि स्टेरी स्काई पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां आपको दिखेंगी कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि जितनी भी बेकार सेल बन रही हैं, न्यू प्लास्टिक सेल्स बन रही हैं, उनको मैं खा लूं, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, एक स्टेरी स्काई पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस, आप एएलएल को एएमएल से कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इसको मैं पहले आपको बता चुका हूं। एएलएल में जो सेल्स होती हैं वो होती है लिम्फोब्लास्ट, क्या होती है, लिम्फोब्लास्ट, है ना, और एएमएल में जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, माइलोब्लास्ट, कौन सी, माइलोब्लास्ट। और इनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो स्टेन यूज करते थे हम वो कौन सा था, पास स्टेन। तो जब पास स्टेन यूज करोगे तो आपको यहां क्या देखने को मिलेगा, ब्लॉक डॉट पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अभी ब्लॉक डॉट पॉजिटिविटी क्या है, जो आपकी एएलएल सेल्स होती हैं इनके पास ग्लाइकोजन के डिपॉजिट होते हैं, क्या हो जाते हैं, ग्लाइकोजन के डिपॉजिट्स होते हैं। तो अगर आप एप्रिशिएट कर पा रहे हो तो ये जो छोटे छोटे डिपॉजिट है, यानी सेल की पेरीफेरी पे, सेल की ऐसे करके पेरीफेरी पे यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट्स हैं, ये ग्लाइकोजन के डिपॉजिट्स हैं। इन डिपॉजिट्स को कौन स्टेन करता है, ये पीएएस स्टेन जाके क्या करता है, स्टेन कर देता है इनको, ये हमको विजिबल हो जाते हैं। इस तरीके से ये क्या करता है, लिम्फोब्लास्ट को माइलोब्लास्ट से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। तो टू डिफरेंस बिटवीन एएलएल एंड एएमएल वी यूज पास स्टेन। बेसिकली जो पास स्टेन होता है ये बीएएलएल के लिए किया जाता है। अगर आपको टीएलएल के लिए डिफरेंशिएट करना है तो वहां आप दूसरा स्टेन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एसिड फॉस्फेटेसिस। लेकिन अगर आपको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जानना है, डेफिनेटिव डायग्नोसिस करनी है, जिसको हम डायग्नोसिस ऑफ चॉइस बोलते हैं, तो वो है फ्लो साइटोमेट्री। ये जो फ्लो साइटोमेट्री होती है वो हमको बीएएलएल और टीएलएल में डिफरेंशिएट कर देती है। ठीक है, अब इसमें बीएलएल जो होते हैं वो होते हैं CD19, CD22 और CD10 पॉजिटिव, और जो टीएलएल सेल्स होती हैं वो होती हैं CD1, CD2, CD5, CD7 पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो ये तो हो गया हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन बीएलएल एंड टीएलएल। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें एएलएल का, तो आपको बच्चों में देखने को मिलेगा, लिम्फोब्लास्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। ये लिम्फोब्लास्ट जो करेंगी क्या करेंगी, नॉर्मल हेमेटोपोइसिस जो हो रहा था उसको सप्रेस कर देंगी। तो इसकी वजह से पर्सन को फैटिक और टायर्डनेस रहेगी, पेलर रहेगा क्योंकि एनीमिया हुआ है, आरबीसी नहीं बन पा रही है। अच्छा, फीवर और रिकरेंट इन्फेक्शन रहेगा क्योंकि न्यूट्रोफिल्स नहीं बन पा रही है। और उसका ब्लीडिंग भी स्टॉप नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। ठीक है, हमने बताया था कि नॉर्मल हेमेटोपोइसिस जो होती है वो क्या होती है, इंटरफेयर हो जाती है। ओके, बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन देखने को मिलेगा बोन मैरो में, और वहां पे बहुत ज्यादा आपको लिम्फोब्लास्ट देखने को मिलेंगी, पेरियोस्टल इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। अच्छा, लिम्फ एडिनोपैथी मिलेगी, लिम्फ नोड स्वेल कर जाएंगे, हेपेटोस्प्लेनोमेगली देखने को मिलेगी, लिवर और स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो टी लिम्फोब्लास्ट होती हैं वो टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन करती हैं। कौन सी, टी लिम्फोब्लास्ट जो होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन करती हैं, टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन करती हैं। तो वो टेस्टिकल्स में जाएंगी तो वहां भी क्या करेंगी, एनलार्जमेंट करेंगी। सीएनएस इन्वॉल्वमेंट होती है, टी लिम्फोब्लास्ट वहां भी जाती है, हेडेक कॉज करेगा, वॉमिटिंग कॉज करेगा और नर्व पैल्सीज कॉज करेगा। ठीक है, इट इज सीन मोर इन एएलएल एज कंपेयर टू एएमएल। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट आपको इसमें जान के ये खुशी होगी कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, इट इज एग्रेसिव कीमोथेरेपी।
एग्रेसिव कीमोथेरेपी, जिसमें हम बच्चों की बात करें तो 95% जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर आप एग्रेसिव कीमोथेरेपी कराएंगे तो उनको क्या मिल जाता है, आराम मिल जाता है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो 75 टू 85% जो पेशेंट होते हैं वो एग्रेसिव कीमोथेरेपी से इसमें क्योर हो जाते हैं। यही मेन डिफरेंस है एएलएल और एएमएल में। एएमएल में क्योर नहीं होता है कीमोथेरेपी से, एएलएल में हो जाता है, इसलिए एएलएल बेटर है। ओके, प्रोग्नोसिस की बात करें, कहाँ अच्छी प्रोग्नोसिस होगी, कहाँ पुअर प्रोग्नोसिस होगी। अगर एज लेस देन मतलब एज अगर 2 से 10 साल के बीच में है बच्चे की तो गुड प्रोग्नोसिस है, लेकिन अगर एज 1 साल से कम है और 10 साल से ज्यादा है तो बैड प्रोग्नोसिस है। फीमेल में गुड प्रोग्नोसिस है, मेल्स में बैड प्रोग्नोसिस है, क्योंकि मेल के जो टेस्टिकल्स होते हैं वहां टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है टी लिम्फोब्लास्ट का। ठीक है, रेस की बात करें तो ब्लैक जो पर्सन होते हैं उनके अंदर बैड प्रोग्नोसिस है। अगर हम फेब क्लासिफिकेशन की बात करें तो फेब क्लासिफिकेशन में हमारे 3 थे, L1, L2 और L3। तो उसमें जो L1 था उसकी गुड प्रोग्नोसिस थी और जो L3 था उसकी बैड प्रोग्नोसिस थी। ठीक है, तो L3 की बैड प्रोग्नोसिस और L1 की गुड प्रोग्नोसिस। WHO क्लासिफिकेशन की बात करें तो BLL जो होता है उसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है और TLL जो होता है उसकी बैड प्रोग्नोसिस होती है, क्योंकि ये क्या करता है, टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन करता है। जेनेटिक्स की बात करें तो जिनके अंदर हाइपर डिप्लॉइडी थी और जिनके अंदर ट्राइसोमी हो रही थी क्रोमोसोम नंबर 4, 7, 10 की, और ट्रांसलोकेशन हो रहा था क्रोमोसोम नंबर 12 और 21 में, इनके अंदर गुड प्रोग्नोसिस है। और जिनके अंदर हाइपर डिप्लॉइडी हो रही थी क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 के बीच में ट्रांसलोकेशन होकर BCR ABL फ्यूजन जीन बन रहा था, उनके अंदर बैड प्रोग्नोसिस है। और इसमें म्यूटेशन जो था MLL1 म्यूटेशन था। ठीक है, तो यहाँ क्या है, बैड प्रोग्नोसिस है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्यूट ल्यूकेमिया एंड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।